55 दिन 49 पोस्ट और टारगेट सिर्फ एक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और ये पोस्ट करने वाला कोई साधारण शख्स नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। सुबह जल्दी उठने का टॉन्ट हो या फिर उनके यदुवंशी होने का शक, एक्स पर पोस्ट ही नहीं मंचों से भी ओम प्रकाश राजभर का तेवर कुछ ऐसा ही नजर आता। अखिलेश जी पीडीए बता रहे हैं, वो पीडीए का मतलब है कि पीट देगा अहीर, अब पीट देगा अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का पीडीए है, पीट देगा, ये कोई महज संयोग नहीं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले एक बड़ा राजनीतिक खेल है। जो ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी थे, अब आज उठने से लेकर उनके सोने तक हर मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर अचानक इतने आक्रामक क्यों, या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई ऐसी राजनीतिक रणनीति छिपी है जिससे 2027 के चुनाव से पहले एनडीए कोई सहयोगी दल पार्टी छोड़ ही न सके। क्योंकि राजनीति में कभी कभी सबसे तेज आवाज सिर्फ विरोध के लिए नहीं होती, बल्कि वापसी के सारे रास्ते बंद करने के लिए। आज हम समझेंगे कि 55 दिन में 49 पोस्ट और अखिलेश यादव पर निजी हमले और सहयोगी दलों की बदलती राजनीति कैसे 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। अगर पिछले 2 महीनों का ओम प्रकाश राजभर का एक्स अकाउंट देखेंगे तो एक चीज साफ नजर आएगी, हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया, कभी अखिलेश यादव की राजनीति पर, कभी अखिलेश यादव के परिवार पर, कभी उनकी जातीय पहचान पर, तो कभी सीधे समाजवादी पार्टी को खत्म होने की भविष्यवाणी को लेकर। यानी मुद्दे कम, व्यक्तिगत हमले ज्यादा। राजनीति में आलोचना नई बात, लेकिन जब कोई नेता लगातार एक ही व्यक्ति को टारगेट करे तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर का सियासी मकसद क्या है? और यहीं से शुरू होती है बीजेपी की 2027 वाली राजनीतिक रणनीति। 2022 का विधानसभा चुनाव याद करिए, तब यही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी थे। एक ही मंच, एक ही गठबंधन और बीजेपी पर लगातार हमला प्रहार और दावा की सत्ता बदल देंगे और मुख्यमंत्री योगी को वापस गोरखपुर भेज दिया। लेकिन चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी सत्ता में लौटी है। कुछ ही महीनों बाद राजभर एनडीए में आ गए, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल। यानी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच, यहां कोई अस्थायी दोस्त या कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अस्थायी हित जरूर होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि सीटों के बंटवारे के वक्त छोटे दल अक्सर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें मनचाही सीट न मिली तो वे गठबंधन छोड़ने की धमकी तक देते। राजभर पहले ऐसा कर चुके हैं, इसलिए इस बार बीजेपी शायद पहले से तैयारी कर। रणनीति बेहद दिलचस्प है। अगर कोई सहयोगी लगातार विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर व्यक्तिगत हमले करेगा तो उसके बाद उसी नेता के साथ जाकर हाथ मिलाना इतना आसान नहीं। हालांकि 2022 में तो इसका उल्टा हुआ था। राजनीतिक पुल खुद ही तोड़, यानी वापसी का रास्ता अपने आप समाप्त हो जाए। यही वजह है कि पिछले करीब 2 महीनों से ओम प्रकाश राजभर का पूरा नैरेटिव सिर्फ अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का पीडीए नहीं है, इसका नाम तो पीट देगा अहीर है। कभी दावा किया समाजवादी पार्टी टूटने वाली, उनके एमपी टूट रहे हैं, एमएलए टूट। और फिर सबसे विवादित सवाल, उन्होंने ये तक पूछ दिया कि अखिलेश यादव क्या सच में यदुवंशी हैं? यानी बहस अब नीतियों से आगे बढ़कर पहचान तक, और कई बार तो बिलो स्टैंड। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रणनीति सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और उनकी सियासत तक सीमित है? क्या एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के साथ भी ऐसा ही खेल चल रहा है? इसे समझने के लिए एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगियों को देखना होगा। सबसे पहला सहयोगी है सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर की। 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और 16 सीटें मिली, 6 जीत करके। लेकिन सरकार बनी एनडीए की बीजेपी के नेतृत्व में, और कुछ ही दिनों बाद गठबंधन बदलकर ओम प्रकाश राजभर एनडीए के खेमे में। 2027 के लिए राजभर एनडीए में 63 सीटों पर दावा कर। लेकिन क्या बीजेपी इतनी सीटें किसी सहयोगी को देगी? शायद बिल्कुल नहीं। यही असली टकराव होता है, और यही राजभर का वो तोप और कट्टे वाला बयान भी है। अगर सीटें कम मिली तो राजभर क्या फिर से पाला बदल देंगे? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं पहले ये संभावना मजबूत थी, लेकिन अब लगातार अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमलों ने उनके लिए समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में वापसी नामुमकिन सी बना दी है। यानी अगर बीजेपी कम सीटें भी दे तो अब राजभर के पास सीमित विकल्प रहेंगे। अब बात निषाद पार्टी।
संजय निषाद की पार्टी पहले से ही कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। 2022 में 16 सीटें मिली थी, 6 विधायक जीते थे, लेकिन बाद में उपचुनाव में बीजेपी ने उनकी 2 अहम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, कटहरी और मझवा, और दोनों सीटें बीजेपी ने खुद लड़ी और जीत भी ली। यानी संदेश साफ था, अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी सहयोगियों की सीटों पर भी दावा कर सकती। आज संजय निषाद का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने बेटों को राजनीतिक उनके भविष्य को सुरक्षित करना। ऐसे में उनके पास बीजेपी छोड़ने का जोखिम तो शायद ही बचा, और तब जब उनका वोट बैंक भी 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ। अब आते हैं एनडीए के सबसे मजबूत सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी। जयंत चौधरी की स्थिति बाकी सहयोगियों से अलग। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अपना दबदबा है, जाट वोट बैंक उनकी पकड़ वाला है, और 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत एनडीए में आए थे। केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन दिलचस्प बात देखिए, जयंत चौधरी शायद ही कभी अखिलेश यादव या मायावती पर कोई निजी हमला करते हुए दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि वे अपने राजनीतिक विकल्प बंद नहीं करना चाहते। अगर भविष्य में समीकरण बदले तो दरवाजे खुले रहें, यही वजह है कि वे बयानबाजी में काफी संतुलित रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि रालोद करीब 30 सीटों की मांग कर रहा है, हालांकि बीजेपी शायद 20 के आसपास सीटें आरएलडी को दे सकती। अब बात अपना दल एस की, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। अनुप्रिया पटेल एनडीए में सबसे स्थिर सहयोगी मानी। 2014 से लगातार वो बीजेपी के साथ है और कुर्मी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन उनकी राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग। न तो वे समाजवादी पार्टी पर व्यक्तिगत हमला करती हैं, न कांग्रेस पार्टी पर, न बीएसपी। यानी उन्होंने अपने राजनीतिक विकल्प कभी बंद नहीं किए। 2027 में 20 से ज्यादा सीटों की मांग वो कर सकती हैं, और संभावना है कि बीजेपी उन्हें उनकी मौजूदा सीटों से बढ़ाकर कुछ सीटें दे। यानी चारों सहयोगियों की राजनीति और 4 अलग अलग रास्ते दिखाई पड़ते। राजभर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, निषाद सबसे ज्यादा निर्भर और जयंत सबसे ज्यादा संतुलित, और अनुप्रिया सबसे ज्यादा अलर्ट सावधान। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी की रणनीति सफल होगी? क्या आखिरी वक्त पर राजनीति फिर से करवट ले लेगी? अगर भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो यहां कुछ भी अस्थायी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इसका सबसे बड़ा राजनीतिक उदाहरण। एक समय बीजेपी के खिलाफ बेहद तीखे बयान देते थे राजभर, फिर उसी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए और आज सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में दिखते। उससे पहले बीएसपी के साथ भी रहे, फिर सपा के साथ भी गए और अब फिर बीजेपी में आ गए। यानी उनका पूरा राजनीतिक कैरियर गठबंधन बदलने की कहानियों से भरा पड़ा है। यानी आज जो बयान सुनाई दे रहे हैं, क्या वो 2027 तक वैसे ही रहेंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। हालांकि बीजेपी की मजबूरी भी समझ, 2027 का चुनाव आसान नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी संगठन मजबूत कर गठबंधन को और मजबूत करे। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि एनडीए एकजुट रहे और कोई सहयोगी दल ठीक चुनाव से पहले मोल भाव की राजनीति करे। इसलिए सहयोगियों को राजनीतिक रूप से बीजेपी पर निर्भर रखने की एक राजनीतिक कोशिश दिखाई पड़ती, एक व्यूह रचना दिखाई पड़ती। राजनीति का दूसरा नियम भी याद रखिएगा, जिस नेता की जितनी ज्यादा जरूरत होती है उसकी बार्गेनिंग पावर भी उतना ज्यादा होती है। अगर किसी सहयोगी के पास मजबूत वोट बैंक है तो चुनाव आते आते उसकी कीमत बढ़ जाती है। राजभर बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे की असली लड़ाई अभी बाकी है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि राजभर सबसे ज्यादा मुखर हैं, सबसे ज्यादा हमलावर हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा सीमित विकल्पों वाले सहयोगी भी। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर लगातार हमले क्यों कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि ये हमले राजनीतिक हैं या बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर 2027 में सीटों को लेकर टकराव हुआ तो क्या यही राजभर फिर से कोई नई राजनीतिक पारी खेलेंगे, या फिर इस बार उन्होंने अपने सारे पुल खुद ही जला डाले? भारतीय राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। यहाँ 2 साल में क्या होगा इसका जवाब शायद खुद नेता भी नहीं देते। लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होगा, बल्कि एनडीए के भीतर राजनीति उतनी ही दिलचस्प है। अगर आपको लगता है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही गहराई से राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।